अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी। अच्छा, पहली आपने क्या वीकेंड पे ओलंपिक्स देख लिए थे, ओपनिंग सेरेमनी? कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सारा हिस्सा उस तकरीब का, बहुत सारा हिस्सा शायद एक हिस्सा वैसे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन बाकी में ये था कि एटलीस्ट यू गॉट टू सी पेरिस। हाँ। तो वो बड़ी अच्छी तरह उन्होंने नुमाया किया था। यूनिक इन इटसेल्फ इसलिए थी क्योंकि ये कन्फाइंड टू द स्टेडियम नहीं थी। हाँ। एक स्ट्रेच था ओवर द रिवर जहाँ पर बहुत से लोग जमा थे, और जो लोगों के पर्सनल तजर्बात आ रहे हैं जिन्होंने बहुत महंगे टिकट्स लेकर यहाँ पे स्पॉट हासिल किया था कि वो सेरेमनी एंजॉय कर सकेंगे। स्टेडियम में होता है ना, तो सब कुछ आपके सामने हो रहा होता है, और फिर वो एलिवेशन ऐसी होती है कि वो आपको सभी नजर आ रहा है। अब नेचुरली यहाँ आप दरिया किनारे एक हिस्से में खड़े हैं, सो दरिया में उस तरफ जो हो रहा है वो तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसके आगे पीछे जो भी चल रहा है, यू कांट सी दैट। बट एटलीस्ट ऑन टीवी वी गॉट टू सी पेरिस एंड दैट वाज जस्ट स्टनिंग, ब्यूटीफुल। तो वहां जो लोग गए हुए थे, अब क्या किया जा सकता है, उनको सही तरह नजर नहीं आया। पाकिस्तानी एथलीट्स की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ये भी हमें आपको आगे चल के बताना है, लेकिन अभी बता देते हैं, बहुत हौसला अफजा नहीं है। हाँ, अच्छा जी, लेकिन इस पे आगे बात करेंगे। हमारे और मसले हैं, जब हमारे ये मसले होंगे तो हमारे एथलीट्स और क्या स्पोर्ट्स और क्या ज़िंदगी के दीगर लवाजमात बिजली के बिल ही हमें जीने नहीं देते, ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। हमने आपको अभी परसों भी बताया था कि दो भाइयों में से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया क्योंकि वो बिल में अपना शेयर डालने के लिए रजामंद नहीं था। और अब ये ताज़ा वाक़या आया है गुजरावाला से, जहाँ पर ऑपरेशन के लिए एक फैमिली है, उसने वालदा का ऑपरेशन था, पैसे बचाए थे, बिजली का बिल इतना आया कि वो पैसे जो ऑपरेशन के लिए एक तरफ किए थे वो बिजली के बिल की मद में देना पड़ गए। और इस पर उस घर की जो खातून है जिनकी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हुए थे, वो नाले में कूद गई और अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गई, लाश नहीं मिली। मतलब ये इस किस्म की कहानियाँ जब सामने आती हैं, दीज आर रियलिटीज़। और अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या देखें, जब हमारे यहाँ बेसिक चीज़ है, ये बिजली का बिल या बिजली एक बेसिक चीज़ हो चुकी है। हम उस पर सोचने पे मजबूर हैं कि हम ये बिजली, ये बत्ती, ये पंखा, ये सारी चीज़ें हम ऑन करें कि ना करें। हम उस लेवल पे उतर आए हैं कि यहाँ लोग लिटरली खुशियाँ कर रहे हैं, दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। 48 डिग्री में अगर ये चॉइसेस इंसान को लेना पड़ रही हैं, और ये हम बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोअर मिडिल क्लास लोगों को ये चॉइसेस लेना पड़ रही है कि वो पंखा भी चलाएं 3 कमरों का कि नहीं चलाएं 2 कमरों का। दीज आर द डिसीजन मेकिंग जो आपने करनी है। ये जो साथ विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये उनके घर की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की विजुअल्स हैं। नाले में अभी तक तलाश जो है वो जारी है, वो लाश ही नहीं मिली। रेस्क्यू का काम चल रहा है, हम इस बारे में आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर अपडेट लेंगे। हमारे साथी होंगे फ्रॉम गुजरावाला। अभी ज़रा कुछ सियासी मामलात का तस्करा करेंगे। एक तरफ तो जमात इस्लामी का आपको पता है धरना जारी है, दूसरी तरफ हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स के खिलाफ जारहाना हमले करती तहरीक इंसाफ के लहजे में हर कोई तब्दीली महसूस कर रहा है। अब टोन बदल गई है, अल्फाज बदल गए हैं, बल्कि यूं कहिए कि शायद ट्रैक भी बदल गया है। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी कम हो गई है। इससे पहले हमने देखा कि इंक्लूडिंग द फौज की क़यादत ज़ाती हमले ऑफिशियल अकाउंट से PTI के किए जाते थे, और बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से न्यूट्रल हो जाने की दरख्वास्तें कर रहे हैं। आर्मी चीफ को बताया जा रहा है कि हुकूमत साजिश के तहत PTI और फौज को लड़ाना चाहती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जब मैं मिला 2 दिन कबल जुमेरात के दिन, उन्होंने वाज़े पैगाम दिया था। उनकी इस रिजीम के साथ ये बैकिंग, या फिर आप समझ लें कि जो ये रिजीम इस वक्त चल रही है फॉर्म 47 की, इनकी टोटल कोशिश ये है कि फ़ौज और अवाम आमने सामने हो, और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान को हो रहा है। इसलिए एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है, और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि कल के दिन हम लोग अपना इजलास करेंगे और पार्लियामेंटेरियंस इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि अगला लाए अमल हमारा क्या होगा। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है,
लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वैसे इनकी टोन तो इतनी नहीं बदली हुई थी, लेकिन जनरली तहरीक इंसाफ का बदलता लहजा बोलते ही वैसे हैं। हाँ एग्जैक्टली, बट मैंने कहा मैं बता दूं तो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए बाज़ हल्के नई हिकमत अमली का नाम दे रहे हैं इन चीज़ों को, मगर हुकूमत इससे बिल्कुल खुश नहीं है। राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में साफ कहा कि ये नया जाल फेंका जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने तो तहरीक इंसाफ को बहरूपिये और पागल तक करार दे दिया। ये एक जाल बुनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से इनको को रास्ता मिले तो उसके लिए जो है वो इस किस्म के दाव पेच जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे। कि ये तो हमें नजर आ रहा है कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे। इतनी निजी महफिलें हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है, नवंबर में जैसे ही चीफ जस्टिस जो है वो तब्दील होगा तो उसके बाद जो है ना वो फिर नए इलेक्शन की आप तैयारी करें। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें भी मालूम पड़ रही है। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीएमएलएन हमारी लड़ाई करवा रही है। सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो, आप हमें बताइए कि हम क्या करें। जब कोई शख्स मुसर हो, आपने वो ट्रेंड देखा था ना जो पिछले दिनों चला था कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अरे यार कोई शर्म हो, हया करो। अब इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ दिफाई अंदाज इख्तियार करके तासुर देना चाह रही है कि ताकत पर हलकों से उसकी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बातचीत हो रही है या कुछ नरमी आई है और हुकूमत की पर हमें ऐसा देख के लगता है कि भाई ये निशाना तो बिल्कुल ठीक बैठा है। फिर अचानक इस तब्दीली या फिर इस बदलती सूरत हाल में PTI के कारकुन भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, या इनके यूट्यूबर्स भी पर्टिकुलरली वो एक आर्मी है थोड़ा कन्फ्यूज़ है कि हमें असल लाइन लेनी क्या है, क्योंकि बहुत सारे बसा औकात तो हमें लगता है दफ़ा कि वहाँ से डायरेक्शन आ रही है और बाकी सारी पार्टी फॉलो कर रही है। एट टाइम्स तो ये फीलिंग आती है। लेकिन अब उनको भी ज़रा बैक फुटिंग पे ज़रा वेट करना होगा कि जी अब हम क्या करें, क्योंकि ये तो मैच ही नहीं कर रहे। हम कुछ कह रहे हैं तो पार्टी लीडर्स कुछ कह रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अब ये बताइएगा, बहुत सारी इसकी तय दर तय बात निकाली जा रही है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई बातचीत चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि अचानक ही तब्दीली ये नज़र आई है। एक तरफ तो PTI के ऑफिशियल हैंडल से हर्जा सराई की जा रही थी और अब कहा जा रहा है कि भाई हुकूमत PTI और इस्टेब्लिशमेंट को फौज को लड़ाने की कोशिश कर रही है। जी शुक्रिया। देखें, जो बैकडोर डिप्लोमेसी या राब्तों की बात है तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बैकडोर नहीं है और ना ही कोई डिप्लोमेसी है। दरअसल आप दोनों जिस किस्म की ऐनक लगा के सियासी माहौल को देख रहे हैं और उसका तज्जिया कर रहे हैं, वो एक यकरुखी और यकतरफा अप्रोच के साथ आप देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ऐनक यकरुख लग रही है तो उस दूसरे रुख के लिए हमने आपको जहमत दी है, वो रुख आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज। आपने इतनी लंबी कहानी सुना दी, राना सनाउल्लाह और क्या नाम है वो मुसद्दिक मलिक की कहानियां सुना के, तो अब मेरी बात भी सुन ले ना, नाराज ना हो ना। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ सैफ भाई कि अब दूसरा उमर अयूब और गंडापुर साहब की भी कहानी सुनाई थी और उस तस्वीर का दूसरा रुख आप भी हमें पेश कर सकते हैं। जी, इतना आप दोनों का हसासियत है आपको कि बात करते ही आप लोग जो है ना आर्गू करने लग जाते हैं। हमारी तरह सियासतदानों की तरह बड़ा दिल रखें यार, कोई बात नहीं है, सियासत भी चलती है, टीवी भी चलता रहेगा। मेरी बात सुन ले, मैं बात करना चाह रहा हूँ ना। अब कर भी लेना बैरिस्टर साहब, करें बात। जी, मैंने जो बात की है ना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एलेगोरिकल एक्सप्रेशन। ये मैंने एक तमसीलन बात की है, आपको जाती इल्जाम नहीं लगाया। लगा भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग तो आदि हैं इल्जामात लगाने के खुद। लेकिन बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सुनने के ज्यादा बैकडोर डिप्लोमेसी, चले फिर आप शुरू हो गए। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के बयानिए में कोई फर्क नहीं आया। तहरीक इंसाफ का बयानिया यही था
कि ये लोग चोर हैं, बददियानत हैं, फॉर्म 47 जेली बनवा कर ये हुकूमत पे बैठे हुए हैं, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। और अवामी मैंडेट देखना है तो फॉर्म 45 जो कि अवाम के वोटों की अक्कासी करता है वो देख लें और उसके साथ कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन एक्चुअल अवाम का नुमाइंदा है और कौन जेली मुंतखब शुदा है। अब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम बहरूपिये हैं, हम पागल हैं, तो मेरे ख्याल में पागल की डेफिनेशन पे तो अगर पूरा उतरता है तो वो मेरे ख्याल में तो ख्वाजा आसिफ भी पूरा उतरता है। अगर डॉक्टर साहब अगर अपने दाएं बाएं देखे तो उन्हें पागल कई नजर आ जाएंगे और करप्ट भी नजर आ जाएंगे। अब रह गई बात तहरीक इंसाफ के बयानिए की, हमने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई नफरत फैलाने की या कोई गलत बात फैलाने की कोशिश नहीं की। हाँ, अलबत्ता हमने हमेशा फौज को सपोर्ट भी किया और खान साहब के बेतहाशा बयानात रिकॉर्ड में हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई किसी इदारे के साथ और फौज के साथ हरगिज नहीं है। हम फौज का एहतराम करते हैं, हमें पता है पाकिस्तान की इस रियासत के लिए फौज एक अहम सतून है और इसके बगैर हमारे निज़ाम इस मौजूदा हालात में तो चल ही नहीं सकता। रह गई बात कुछ लोगों के साथ जाती इख्तिलाफ की, हाँ उसकी गुंजाइश होती है, वो है, और उसकी गुंजाइश पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रही है। आप सिकंदर मिर्जा और उससे शुरू करें अयूब खान के दौर से तो ये रही है, सियासतदानों के और फौज के बाद लोगों के आपस में इख्तिलाफात रहे हैं, वो हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आपको गुजरांवाला की वो तकरीरें भी याद होंगी जहां बाप बेटी जो है बड़े धरुज के साथ जो है वो किसी जर्नैल का नाम लेते थे और उनकी तस्वीरें दिखाते थे और क्या कुछ नहीं कहते थे। ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। हमने तो किसी के खिलाफ इस तरह की बात इतने क्या कहते हैं जारहाना अंदाज में नहीं की। हाँ, अलबत्ता गिले शिकवे हमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दे तो हम यकीनन इन लोगों के साथ ही जो चोर और करप्ट यहाँ मौजूद है इनसे निपट सकते हैं। और अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर अब आपकी इजाजत हो तो हम कुछ पूछें आपसे, आप माइंड कर जाते हैं? अच्छा नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर नौबत यहां तक आ गई है कि आप गुजरांवाला की तकरीर बड़े अरसे बाद आप लोग याद करा रहे हैं तो फिर कुछ तो बतलाए। अब आपने कहा कि कभी भी हमने फौज के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं की, तो फिर हम मतलब ठीक है, शुरू के बयानात खान साहब के अपनी जगह जहां वो कौम के सिपा सलार को कौम के बाप का दर्जा भी दे रहे थे, फिर अपनी हुकूमत किस तरह से चलाई जाती थी, वो सारे बयानात भी ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन हालिया, बल्कि हालिया क्या गुज़श्ता कुछ अरसे में होता रहा है, फिर 9 मई के वाक़यात भी हैं, फिर एहतजाज भी है, फिर बहुत कुछ है। सोशल मीडिया पे तो छोड़ ही दें, उस तरफ जाएंगे तो बात बहुत दूर निकलेगी। सो एक कभी भी का लफ्ज़ अगर हम हज़फ कर दें उस गुफ्तगू में से कि कभी भी हमने कुछ नहीं किया फौज के खिलाफ, तो अब आप लफाजियत को छोड़ के अपने पॉइंट पे आए ना, ये तो आप तबसरा कर रहे हैं मेरे नहीं, तो फिर कभी भी तो ना कहें कि फिर ये तो कहें कि हाँ हमारा मौक़िफ़ कुछ और था, हमने अपने हालात से सबक सीखा, हमारा मौक़िफ़ बदला और अब हमारा दोबारा मौक़िफ़ बदल रहा है। आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ना बने, आप एंकर बन के मुझसे बात करें। मैंने कभी भी इसलिए कहा है कि हमने फौज को बतौर इदारा हिट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। फौज को नहीं, हम नहीं कहते यार, मैं बरबला कह रहा हूँ, फौज हमारी फौज है, कोई इसराइल की या हिंदुस्तान की फौज नहीं है। हमारा इख्तिलाफ हो सकता है पॉलिसियों पे, नुक्ते नजर पे, वो एक जमहूरी माशरे में हर किसी का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारी फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, अलबत्ता फौज के बाद लोगों के साथ इख्तिलाफात की बुनियाद पर बात हुई होगी और होती है, और वो कोई गलत बात नहीं है, ना गैर आईनी है ना गैर जमहूरी है वो। अभी तो लोग वही हैं, तो कैसे बात उन्हीं से आगे करने की कोशिश करेंगे या बात आगे करने की कोशिश नहीं करेंगे, या बस ऐसे ही अभी आप वाटर्स टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो हमें खान साहब ने बार बार कहा है, अभी कुछ दिन पहले भी कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद में मैं किसी के साथ किसी वक्त भी बात करने को तैयार हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जाती मसला नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं जेल में भी रहने को तैयार हूं, केसेस भी भुगतने को तैयार हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस नेशन हाँ मैं बात करने को तैयार हूं और हम बात करने के लिए हर वक्त हाजिर है। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानी हैं और हमारी पाकिस्तानियत में किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी पाकिस्तान के मफाद में उसमें हम खड़े रहेंगे। नहीं, पाकिस्तानियत की तो कोई शक नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए, ना आपको किसी की पाकिस्तानियत पे शक होना चाहिए, ना आपकी पाकिस्तानियत पे किसी को शक होना चाहिए एट ऑल। ये तो हम कैटेगोरिकली यहाँ कहते हैं, क्योंकि माय वेरी डियर अब्दुल्ला साहब, जी सर, कलअदम करार देने की कोशिश की जा रही है। हमारे खिलाफ बयानात हैं कि हम एक गैर कानूनी पार्टी बन जाएंगे, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। अब आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ पढ़ें लॉ में तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो पार्टी जो मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही हो उसको बैन किया जाता है। तो अगर हमारे ऊपर ये इल्जाम है तो मैं उस इल्जाम की तरदीद कर रहा हूं। आप उनके बयानात देख लें, आप नहीं कह रहे होंगे, आपके जो
लोग हैं इस वक्त इक़्तिदार पे काबिज, वो ये बात कर रहे हैं और मैं उनका जवाब दे रहा हूं। अच्छा बैरिस्टर साहब, जी बैरिस्टर साहब, चले ये अब एक्सप्लेन कर दें, ये जो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा रहा है खान साहब की तरफ से, बल्कि उनकी बहन भी बीच में आ गई और उन्होंने भी कहा है कि फौज न्यूट्रल हो जाए, और ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो लड़ा रही है फौज और पीटीआई को। अब ये इतने सालों का एक हिस्ट्री चली आ रही है, तो ये कोई मानेगा इस किस्म का बयानिया कि हुकूमत लड़ा रही है फौज को और पीटीआई को, अदरवाइज थिंग्स वर ओके? सर लड़ाई तो आपकी अपनी थी वैसे। चले बैरिस्टर साहब एक्सप्लेन कर देना, आपसे हमने सवाल किया, आप बता दें। तो जवाब देने ही लगा हूं कि अब्दुल्ला ने बीच में लुकमा माफ कर दें अब्दुल्ला, एक लफ्ज ना बोलना आप। जी बैरिस्टर साहब, कॉफी सिर्फ पीऊंगा। आप जरा अब्दुल्ला का रिमोट कंट्रोल संभालें। जी आप जवाब दें। अब मेरा जवाब यह है कि हमने कोई नया मैसेज किसी को नहीं दिया। हम ये समझते हैं, ये हमारा क्या, ये पाकिस्तान के बच्चे की जुबान पे ये है कि ये जो चोर यहाँ बैठे हुए हैं, इनका मफाद इसी में है कि पीटीआई इसी तरह की आजमाइशी सिचुएशन में रहे ताकि इनको हुकूमत करने का मौका मिले। अब उसके लिए यकीनन एस्टेब्लिशमेंट, मैं फौज की बात नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा, जिसमें फौज भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, शायद जुडिशरी के भी बाज लोग होंगे। एक बड़ी इस्तिलाह है, उसको उस बड़े पैराए में मैं बात कर रहा हूँ कि यकीनन हमारे इख्तिलाफात उनके साथ जब होंगे तो हमें हुकूमत जो है वो अपने लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगी और वो अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहेंगे। ये तो इनका सियासी मफाद है, हम तो उसको हिट कर। इस पर तो मेरे अपने बयानात रिकॉर्ड पे हैं जिसमें मैंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की कोशिश है, बल्कि हुकूमत की कोशिश है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के आपस में इख्तिलाफात हो ताकि ये मजे कर सके। हमने उनको यही बात अगर अलीमा खान ने की है या किसी भी और रहनुमा ने की है तो वो इस तनाजुर में और इस पैराए में की है। अब रह गई बात लड़ाई की, देखें हमारी तो इनके साथ लड़ाई 1 घंटे की भी लड़ाई नहीं है, ये तो आपस में लड़े बैठे हैं। ये जो आज आपने जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई है, इनसे जरा हल्फ लेके पूछें कि ये शहबाज शरीफ के साथ है या नवाज शरीफ के साथ है। और तो छोड़े, इनकी वो जो खवातीन हैं पंजाब में, वो आपस में लड़ी बैठी हैं। वो ख्याली प्रोडक्शन में बैठ के ड्रामे बन रहे होते हैं सियासी, और फिर वो सियासी ड्रामे ऑन एयर होते हैं और फिर एक तासुर दिया जाता है जैसे एवरीथिंग इज ऑल राइट वेयर एज एवरीथिंग इजंट ऑल राइट। सब कुछ खराब है और आपस की लड़ाइयां हैं, एक दूसरे की शक्लें नहीं देख सकते हैं। वो खवातीन जो हैं, मैं उनके नाम क्या लूं, आपके सामने हैं, वो दो जो मरियम नवाज की काबीना में हैं, उन दोनों का हाल देख लें। आप ऊपर लेवल पे शहबाज शरीफ के हवारियों का हाल देख लें, सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं। ये हमारे लिए 1 घंटे की मार है। सिर्फ ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उसके बाद फिर आप देख लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लें। अब आप कहती हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी लड़ाई, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है? वो भी तो इसी एस्टेब्लिशमेंट का एक आदमी है। वो किस हद तक तासुब की बुनियाद पर, बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन ऐसा एक इदारा बना हुआ है जिसकी जाती दुश्मनी बन गई है पीटीआई के साथ। तो ये हमारे ये गुजारिशात हैं, शिकायत हैं, उन शिकायत को दूर किया जाए तो सियासत के मैदान में हमारा मुकाबला अल्लाह के फजल से और कोई पाकिस्तान में नहीं कर सकता। हम ही होंगे और हम ही वापस आएंगे। सर आर्मी चीफ से भी आपको कुछ जाती शिकायत हैं? नहीं, मेरी तो कोई जाती शिकायत नहीं है। खान साहब के हवाले से खान साहब के जो एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ पाकिस्तानी के आर्मी चीफ है, सुलझे हुए इंसान है, जिम्मेदार इंसान है, समझदार इंसान है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़े लीडर हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो भी आपस में बैठ के हल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह के मसाइल में कोई हतमी बात नहीं होती, रास्ते बंद नहीं होते, लेकिन और लोग जो उसमें फायदे लेने की कोशिश कर रहे हैं वो मामलात को बिगाड़ रहे हैं और वही मामलात को खराब कर रहे हैं। आप मेरी एक आखिरी बात सुन लें, अपने इस्तेहकाम को देख लें, कितना इंपॉर्टेंट कौमी सलामती का इशू था। उस पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें फौज भी थी, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी थी, उसमें हुकूमत भी थी, उसमें हमारे वजीर आला साहब भी थे, अली अमीन गंडापुर। हुआ क्या? उसके बाद वजीर आजम ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ब्रीफिंग करके ये तासुर दे दिया कि शायद नया फौजी ऑपरेशन केपी में शुरू हो रहा है। उसकी वजह से फौज पर तनकीद केपी में शुरू हो गई और जगहों में तबसरे शुरू हो गए। किसको नुकसान हुआ? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को नुकसान हुआ, फौज पर बेजा तनकीद शुरू हो गई और आखिर में हुआ क्या? अता तारण ने कह दिया जी हमने तो ऑपरेशन की बात ही नहीं की, ये तो ऑपरेशन नहीं था, ये तो बाज़ इक़दामात का एक अमूमी या मजमूई नाम था। अब इस तरह की जब हरकतें होंगी, जब बनू में वाकया हुआ, बनू में हमने मामला संभाल लिए, राजीनामा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अमन जरगा भी हो गया, वजीर आला ने तकरीर भी कर दी, लेकिन अमीर मकाम और अता तारण बैठकर कहने लगे कि जी ये तो गलत हुआ है, ये तो पीटीआई ने किया है, और वही फौज और अवाम को लड़ाने की कोशिश। तो बात यह है
कि जब आपकी नीयत खराब होगी तो अल्लाह आपको इसी तरह रुसवा करेगा जैसे ये हो रहे हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आई होप आपको अच्छा टाइम मिल गया अपना मौकफ देने के लिए। अब तो टाइम मिल गया, अब तो पूरी बैटरी ड्रेन हो गई होगी इतनी देर में। वो नाराज ही हो गए थे वैसे तो। इन एनीवे ये सारी बातें थी, अब इस पे हम मजीद इसलिए अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज और बहुत बातें करने को। अच्छा, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, हमें लगता है कि कभी कभार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू डिस्कस, जैसे कि ये बिजली के आवाम की बातें आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस बिजली को हैंडल करना, इसके बिल अदा करना। अब ये जो गुजरावाला का वाक़या है इसके बारे में ज़रा पता करेंगे। राना अंसर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गुजरावाला से, वो हमें ज्वाइन करें। राना अंसर, ज़रा डिटेल दें कि इधर क्या हुआ था एग्जैक्टली। ये खातून ने के पैसे थे ऑपरेशन के लिए, वो बिजली के बिल में यूज़ हो गए। जी हुमा अब्दुल्ला, देखें कुछ दिन पहले भी हमने गुजरावाला से इसी तरह का एक वाकया रिपोर्ट किया था। ये दूसरा वाकया है और गुजरावाला का ये मक्की रोड है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। 65 साल खातून हैं ये रजिया बीबी। कहानी कुछ इस तरह से है कि रजिया बीबी के शोहर कुछ अर्सा पहले वफात पा गए थे। इनके 12 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। घर में गुर्बत के हालात हैं। एक बेटा पहले घर छोड़कर जा चुका है। जो दूसरे 2 बेटे हैं वो मेहनत मजदूरी करके घर का निजाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रजिया बीबी जो खातून है ये हर्निया की बीमारी में मुब्तला थी और इस बीमारी की वजह से इनको मुसलसल तकलीफ रहती थी, पेन होती थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तजवीज किया था। ये मेडिसिन तो खाती रहती थी लेकिन ऑपरेशन के लिए एक साथ इनके पास रकम जमा नहीं हो रही थी। जब भी रकम जमा करते घर के किसी न किसी काम में वो रकम खर्च हो जाती थी। तो अभी भी इन्होंने कुछ पैसे जमा किए थे। तो इस महीने इनके घर का बिजली का बिल जो ये कहते हैं कि पहले हर माह 800 से 1000 रुपये आता था वो 10,000 रुपये आ गया और ऑपरेशन के जो पैसे थे वो बिजली के बिल में चले गए। ऑपरेशन के पैसे दोबारा खर्च हुए तो ये भी परेशान हो गए और रजिया बीबी खुद भी परेशान हो गई। और इसी आलम में गुज़िश्ता रोज ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर में थोड़ी सी तू तकरार हुई और वो नाराज होकर अपने घर से बाहर सड़क पर निकल आई। उनकी बेटी उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे आ रही थी लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो नाले में कूद जाएंगी। ये सीवरेज नाला है मक्की रोड पर, काफी लंबा नाला है और गहरा भी है। इसमें खातून ने छलांग लगा दी। गुज़िश्ता रोज इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची। ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन फिर अंधेरा हो जाने के सबब ऑपरेशन रोक दिया गया। अभी हम यहाँ पर जाए वकुआ पर मौजूद हैं। उनके अहल खाना नाले के किनारे पर परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं, सदमे की कैफियत में। लेकिन रेस्क्यू मेरी बात सुने, फुटेज जो हमें नजर आई है उसमें एट टाइम्स ऐसा भी लगता है कि ये गिर गई, शायद छलांग लगाई या फिर कोई हादसा भी हो सकता है। वो तो अब चली गई इस दुनिया से क्योंकि उनकी बेटी पीछे से रोकने की कोशिश करती है। खैर वो छलांग लगाती हैं, गिर जाती हैं। ये नाले का ये पोर्शन खुला हुआ है, इसमें तो कोई भी गिरकर मर सकता है। कितनी गहराई है इसकी, कितना पोर्शन इसका खुला हुआ है, इसका कोई सिक्योरिटी, कोई हिफाजती पहाड़ कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई बच्चा भी आ सकता है, यहाँ कोई बड़ा भी आ सकता है जो गिर सकता है। इन्होंने खुद ही जंप मारी होगी, फाइन, लेकिन गिर कोई भी सकता है इसमें। इस नाले की ऐसी हालत है। जी 2 बातें हैं। देखें हमने तो इस बात को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया है कि क्या वो खुद गिर गई थी। तो उनके अहल खाना से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब वो घर से नाराज होकर निकली तो वो ये बातें कर रही थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। पहले उन्होंने कहा कि मुझे किसी से जहर वाला इंजेक्शन लगवा दें, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तो इस तरह की बातें, जज्बाती बातें करती हुई वो बाहर निकली थी, जिससे लगता है कि उन्होंने खुद ही, जैसे कि फुटेज में भी नजर आता है, कि वो नाले में कूद गई। और दूसरा, आपने नाले के बारे में पूछा तो ये एक बड़ा नाला है, तो तकरीबन 10 फीट गहरा है और काफी तवील है। सीवरेज नाला है और काफी जगह से, जैसे अभी आपने भी बताया कि फुटेज में नजर आ रहा है, यहाँ से ये नाला खुला हुआ है। कहीं से लोगों ने खुद ही इसको कवर किया हुआ है लेकिन ये नाला खुला हुआ है क्योंकि सफाई इसकी जो है वो की जाती है। अगर इतने बड़े नाले को कवर किया जाए तो शायद मुमकिन नहीं है। मतलब लोग अपनी जान देने के लिए घरों से निकल रहे हैं अपॉन रिसीविंग द बिजली का बिल। बहुत शुक्रिया आपका। यू नो, यू हियर सच थिंग्स, रीजनिंग तो बहुत ही पेनफुल है, एंड देन यू सी द फुटेज तो वो सारी चीज़ एक सामने आ जाती है क्या हो रहा है। इन एनी केस, एक और बात राना अंसर ने जो हमें बताई, मुश्किलात थे फैमिली में, 12 बच्चे, मतलब ये थोड़ी सी कंटेन अगर हम अपनी फैमिलीज भी कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इनके लिए नहीं था लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो बहुत सी चीज़ें, आसानियाँ हो सकती हैं ज़िंदगी में अगर इतने बड़े बड़े कुंबे ना पाले हों कि जहाँ एक ही फैमिली है, 1 यूनिट ऑफ 12 चिल्ड्रन। दैट इज़ टू मच। हाउ डज वन एक्सपेक्ट कि इस मुल्क में इन वसाइल में, इन रिसोर्सेज में कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है?
ऑफ कोर्स बिजली के बिल बढ़ जाना, उसके बाद ये सारी चीजें अनदर ये तो स्टोरी खैर इनके तो बड़े बड़े बच्चे थे, तो हम वैसे ही हमें मौका मिला है तो हम यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे। हमेशा कभी भी हम ये मौका नहीं गंवाना चाहते व्हेन वी कैन टेल पीपल कि भाई अपनी आबादी को, अपने ख़ानदान को, अपने कुंबे को अपने वसाइल के मुताबिक प्लान करें। बट ये अब अनबेरेबल हो गया लोगों के लिए बिजली के बिल देना। दैट्स ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, मुल्क भर में गरज चमक के साथ मानसून की मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, जैसे कि लाहौर, गुजरावाला, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जो है वो जमा हो गया, जो कि आप एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं। बिल्कुल एंड ऑफ जुलाई में हम पहुंच चुके हैं, अगस्त स्टार्ट हो रहा है, मानसून जो है वो फुल पीक पे है, लेकिन साथ साथ ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो भी कोई गज़ब का हुआ है। लिहाजा इस बारिश से आप कहीं ये ना समझे कि मौसम कोई बहुत ही अच्छा हो गया है, गर्मी भी है। हाँ, शदीद हब्स की कैफियत है, घुटन नहीं होती जैसे बारिश के पहले से जो घुटन महसूस की जा रही होती है। और ये वो वाला मौसम है जो हमें दुआ मज़ीद बताएंगी कि बारिश के बाद भी घुटन कम हो रही है या नहीं हो रही है, हब्स की शिद्दत में कमी आ रही है या नहीं आ रही है। दुआ मिर्ज़ा इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर एंड उनीबा ज़मीर शाह इज़ विद अस फ्रॉम कराची। पहले कराची हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ज़रा उनीबा से पता कर लेते हैं। कराची में वैसे मौसम बेहतर है। हाँ, बेहतर तो है, लेकिन उनीबा आप बताएं क्या हाल है? कराची में अब तक बादल खुलकर बरस नहीं सके हैं, लेकिन हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रही है। लेकिन अब जो मानसून की ताकतवर हवाएं जो मुल्क पर असरअंदाज है, इसके ज़ेर असर कराची में भी बारिश की पेशेनगोई की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस सिस्टम के ज़ेर असर कराची में अच्छी बारिश हो सकती है। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन जब ये बारिश नहीं होती तो बहुत ज़्यादा हब्स महसूस किया जाता है, क्योंकि समुद्री हवाएँ भी नहीं चल रही हैं, बल्कि हल्की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि आज दिन के बेशतर हिस्से में हल्की बारिश होती रहेगी, कहीं कहीं मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है, लेकिन रात में इम्कान है कि कराची में कहीं कहीं तेज बारिश हो जाए और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी मौजूद है। भाई कराची में मूसलाधार हो सकती है बारिश, क्योंकि मौसम ऐसा कुछ बना रहा है पूरे वीकेंड ही, लेकिन बारिश बस कहीं कहीं हुई है, कोई ज्यादा नहीं। लेकिन लाहौर ये दुआ हमें बताएंगे। दुआ मिर्ज़ा जवानी लाहौर। दुआ आप कहाँ मौजूद हैं लाहौर में? क्या सीन है इस वक्त मौसम का? बारिश हो रही है, हब्स जगह है, तो बड़ी ग्रीन ग्रीन लग रही है। दुआ जरा बताइए कहाँ हैं आप और क्या इस वक्त भी बारिश हो रही है? जी हुमा, इस वक्त मैं लाहौर के लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी और मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन ये जुलाई और अगस्त का ये मौसम होता है जिसमें हम ये तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ होती है। मगर ह्यूमिडिटी लेवल अगेन चूँकि बहुत ज़्यादा है, इस वक्त 83% है, तो हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से मौसम कदर बेहतर तो होता है, लेकिन खुशगवार कहना इसको ज़्यादती है, क्योंकि बारिश के बाद भी घुटन होती है और उस वक्त भी बहुत हब्स हो रही होती है। और जुलाई और अगस्त की जो मानसून की बारिशें हैं वो कभी हमें धूप में होती हुई नज़र आती हैं, कि किसी इलाके में बहुत हल्की और कहीं बहुत तूफ़ानी बारिश होती है, लेकिन बारिश के फौरी बाद चूँकि हवा उस तरह से नहीं चल रही होती, इसलिए मौसम बेहतर नहीं हो पाता। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश तो हो रही है कई इलाकों में, मेरे पास भी इस वक्त बूंदाबांदी तो हो रही है, लेकिन मौसम बेहतर नहीं है। इस वक्त भी मुझे पसीना आ रहा है खासा और चिप चिप वाला मौसम है वो है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों के दौरान मौसम ऐसा ही रहेगा, बारिश होती रहेगी। आज भी 90% चांसेस हैं कि शाम 5 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, फिर मतला अबर आलूद रहेगा। उसके बाद रात 12 बजे फिर बारिशें शुरू होंगी और ये बारिशें बड़ी तूफ़ानी बारिशें हैं जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही हैं। लेकिन हवा इस वक्त 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो इस वक्त बिल्कुल घुटन महसूस हो रही है। लेकिन मेरा कलर कॉम्बिनेशन और ग्रीनरी देखकर तो स्क्रीन यही बता रही है कि मौसम बड़ा अच्छा है और बस पकौड़े बना लें और बैठ जाएं बाग में जाके। बिल्कुल, आपको देख के तो लग रहा है कि बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन आपने हमें असलियत बता दी है। एंड एक्चुअली ऑब्वियसली वी डू रिकॉल एंड रिमेंबर कि ये मौसम जितना इंतजार होता है बारिश का कि किसी तरीके से बारिश हो जाए, वो इतनी रिलीफ नहीं लेके आता। जब बारिश होती है या हुई है अब तक जो हाँ, उसके बाद शहर में पानी के निकास की क्या सूरत हाल रही है? क्योंकि बाज़ इलाकों से इत्तलात थी कि भाई पानी नहीं निकला और काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है।
एक्चुअली बारिश जो कि आपको पता है मानसून की बड़ी इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल भी सम टाइम हो जाती है। जो लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं उसमें हम देखते हैं कि 1 से 2 घंटे लगते हैं बारिश निकालने के पानी निकालने में। पानी जमा भी रहता है, अक्सर 3-4 घंटे भी जमा रहता है। जैसे कदाफ़ी स्टेडियम, लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब वाला इलाका है। फिर लिबर्टी मार्केट के अंदर परसों बारिश जब हुई तो पूरी पार्किंग में पानी जमा रहा। वासा की टीमें भी पहुँची, लेकिन बेहतर है सूरत हाल। 3-4 घंटे में पानी निकाल जाता है अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो तो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू उनीबा। सो ये हालात हैं। अच्छा, ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ होंगे। हम पता करना चाहते हैं कि और बारिशों का क्या सीन है, खासतौर पे हमारे लिए। आफ्टर दिस ब्रेक। हुमा की बहुत ख्वाहिश है कि बहुत बारिश हो, मेरी ख्वाहिश है कि इतनी बारिश ना हो, क्योंकि मुझे बहुत बारिश ना हो लेकिन खुल के हो, थोड़ी सी देर हो जाए खुल के, लेकिन उसके बाद जो बिजली का ब्रेक डाउन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक होता है। सो सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। अब बता दें भाई, कराची में आज से 2-3 रोज तक बताया जा रहा है कि कोई 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। सर इतना नहीं संभाल सकते? नहीं, 100 नहीं, कम करें। देखिए, आज तो खैर इतनी नहीं है। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आज तो लाइट रेन ही है, लेकिन कल अच्छी बारिश है। 100 मिलीमीटर तो नहीं, मेरे ख्याल में कोई 30 से 50 मिलीमीटर या कुछ जगहों में थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो इतना है इम्कान। कल अच्छा स्पेल है। और कराची के अलावा बाकी जगहों पर भी कल जो है ना खासी तेज़ बारिश है बेशतर जगहों में। सिंध के खासकर वेस्टर्न सिंध, कराची से ऊपर जामशोरो, दादू और इस तरफ से उधर फिर सखर लड़काना की तरफ, तो कल अच्छा स्पेल है। 2 दिन ये कराची में आज तो लाइट है नहीं है, अलबत्ता ईस्टर्न सिंध में है आज भी अच्छी बारिश, और फिर कल अच्छी है। अच्छा सरदार साहब, कराची भी आपको पता है कि बड़े डिवीजन्स हैं, बहुत बड़ा सा है। कहीं ठीक ठाक तेज बारिश हो जाती है और कहीं बिल्कुल खुश्क होता है, पता ही नहीं चलता कि कहीं बारिश हुई है। तो जब आप कहते हैं कराची में बारिश, तो हम ऑल ओवर कराची की बात कर रहे हैं या कुछ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ इस तरह है? देखिए, उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि कुछ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं खासकर वो शायद कोई जो उनके पीछे जो पहाड़ियाँ लगती हैं, कुछ ओरोग्राफिक इफेक्ट उसमें शामिल हो जाता है, तो सबसे पहले वहीं होती है या ज़्यादा वहीं होती है। लेकिन कल का जो स्पेल है वो एक तरह से है, मतलब वेल स्कैटर्ड है, वाइड स्प्रेड उसे कह सकते हैं हम, कि बेशतर जगहों पर अच्छी बारिश का इम्कान है कल। और आज हो सकता है किसी जगह पर हो, किसी जगह पर ना हो। होगी भी तो लाइट रेन है, आज इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रात गए शुरू हो सकती है ये, और अर्ली सुबह कल से फिर कल पूरा दिन वक्फे से। तो कल होपफुली कि पूरा कराची उसमें आएगा, मुस्तफ़ीद होगा उस बारिश से। और ये स्पेल तो फिर 31 की सुबह तक है। उसके बाद 3 अगस्त से या 4 अगस्त से और स्पेल है, वो ज़्यादा हैवी स्पेल है। वो तो पूरे सिंध में ऐसे दिखाई दे रहे हैं अगर कंडीशन इसी तरह की रहती हैं जैसे कि इस वक्त हैं। तो वो 3 या 4 वाला जो स्पेल है वो कराची में भी है या कराची के अलावा सिंध के दीगर हिस्सों तक महदूद है? कराची में भी है, कराची में भी डेफिनेटली है, और इससे तेज स्पेल दिखाई देता है। वो जो ये 30-31 व्हिच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वीकेंड एक्चुअली। हाँ, वो नेक्स्ट वीकेंड बनता है। अच्छा, बाकी मुल्क का हाल बताएं, क्योंकि हमारी अभी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हुई है तो बारिशें ठीक ठाक किस्म की हो रही हैं, लेकिन हब्स भी बहुत ज़्यादा है। लाहौर से थे हमारे साथ दुआ, वो कह रही थी कि भाई लाहौर में बारिश तो हो रही है लेकिन इतनी घुटन है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जी, एक्चुअली यही होता है मानसून में, आपको पता है, क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है फ़िज़ा में, मुसलसल जो मॉइस्ट करंट्स हैं वो दाखिल हो रही होती हैं। तो जब बारिश रुकती है तो फिर हब्स ज़्यादा होता है और बहुत गर्मी महसूस होती है। लेकिन जब बारिश चल रही होती है उसके मतलब इमीडिएट आफ्टर बारिश जैसे कहें, और फिर थोड़ा सा पहले वो हब्स थोड़ा कम होता है, लेकिन जब रुक जाती है तो फिर हब्स ज़्यादा होता है। तो ये स्पेल जो है ये इसी तरह वक्फे से है, किसी वक्त यानी दिन के औकात में इतनी नहीं, लेकिन रात में, सुबह में लाहौर में और गिरदोनवा में अच्छा तेज स्पेल है आने वाली रात को या सुबह को दोबारा। और इसी तरह से कल दिन में वक्फा आ सकता है, फिर कल या परसों सुबह फिर है। तो वक्फे से ये एटलीस्ट अगस्त के पहले हफ्ते के एंड तक इस तरह से चलेगा मुल्क के बेशतर इलाकों में। उसमें बलूचिस्तान के खासकर जिक्र करना ज़रूरी है कि शुमाल मगरब जो मशरकी बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिब्बी, कोलू और किला सैफुल्ला और नसीराबाद वगैरह, इन तमाम इलाकों में ज़ाहिर है तेज़ स्पेल जब होता है, खासकर जोब और उसके पीछे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ नदी नालों में खासी तूफानी आने का दोबारा से खदशा है। अच्छा सरदार साहब, अब ये वो मौसम भी है और वक्त भी है कि जब लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ा जाते हैं, छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं बच्चों की स्कूलों की, तो वहाँ भी बारिशें हैं, और अगर वहाँ कोई सीरियस सिचुएशन बनने वाली है तो उसका भी कोई फोरकास्ट है?
जी बिल्कुल, उसमें देखिएगा आप, तो उसमें जो कल या परसों एडवाइजरी हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू की थी, तो उसमें मेंशन था कि जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर केपी में और कश्मीर, और आपको पता है कि जो मरी और गलियात का इलाका है, कगान, नारान, फिर सवात, उन तमाम इलाकों में अगर तेज स्पेल होता है, और आगे मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्पेल चलते हुए को अगस्त के पहले। सरदार साहब, बिल्कुल एहतियात तो करनी ही चाहिए। अगर इस मौसमों में आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं इधर उधर, तो पहले बहुत अच्छी तरह फोरकास्ट देख लें एंड देन मेक योर प्लान। थैंक यू। हम ले रहे हैं ब्रेक, विल सी यू इन द नेक्स्ट आवर। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बिजली के बिलों की और हुकूमती इक़दामात की। फिर साथ साथ एक धरना भी चल रहा है। जैसा कि आपने कहा, बिजली के मुसलसल बढ़ते बिल आवाम की बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। बात अब 70 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच गई है। जी, आवाम का गुस्सा नहीं संभल रहा है। जमात इस्लामी 4 रोज़ से रावलपिंडी में धरना दिए बैठी है। जमात इस्लामी और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा राउंड होगा। दीगर शहरों में भी मुजाहरे हो रहे हैं। हर तरफ से IPP से किए गए जालिमाना मुआहदों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर बगैर बिजली बनाए पावर जनरेशन कंपनियां आवाम से अरबों खरबों वसूल कर रही हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़े किया है कि इन मुआहदों से कौम की जान छुड़ाकर ही रहेंगे। उन्होंने तनख्वाहदारों पर लगाए गए टैक्स की स्लैब दुरुस्त करने का भी मुतालबा किया है। ये जो IPPs का अजाब हम पर मुसल्लत है, 1994 से ये धंधा शुरू हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह काम शुरू किया और फिर मुस्लिम लीग नून ने इसको उरूज पे पहुंचाया। इनसे हमें जान छुड़ानी है इंशाअल्लाह ताला। इन IPPs के नाम पर जिन लोगों को मुसल्लत किया है, वो हजारों अरब रुपए हड़प कर रहे हैं, वो हमारी मईशत को तबाह कर रहे हैं। उसके नतीजे में बिजली के बम गिर रहे हैं और अब बस से बाहर हो गया है पाकिस्तान के आवाम के लिए। गरीब भी परेशान, मुतवस्सित तबका भी परेशान, तनख्वाहदार भी परेशान, ताजिर भी परेशान, सनतकार भी परेशान। अगर तनख्वाहदारों का ये स्लैब ये खत्म करेंगे, बिजली की कीमत सिर्फ उतनी करेंगे जितनी बिजली की लागत है, और मजीद टैक्स हम नहीं देंगे। अगर ये करेंगे कि IPPs को लगाम देंगे, ये करेंगे कि पेट्रोल की लेवी खत्म करेंगे, ये करेंगे कि सबको, चलो 1000 नहीं माफ करते हैं, 1300 सीसी पे सबको आना पड़ेगा। सबको 1300 सीसी से बड़ी कोई गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। आपको ये भी बताएं कि हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बातचीत के बाद जमात इस्लामी को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने का इशारा दे दिया है। जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए और दिन रात काम हो रहा है। एक टेक्निकल कमेटी जिसमें वज़ीर पानी और बिजली उनको शामिल किया गया है, इसके साथ साथ सेक्रेटरी जो तवानाई है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक FBR के नुमाइंदे को शामिल किया गया है, वजारत खजाना के नुमाइंदे को शामिल किया। कल हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात कुछ असलूबी से तय पा जाएं और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें। अता तारड़ साहब का मतलब ये था कि वो इत्तेफाक करते हैं, सहमत से मुराद उनकी ये थी। जी, हमें पता है। अवाम पाकिस्तान ज़ाहिर है मुश्किल में हैं और पाकिस्तान के अवाम साथ ही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई वो कुछ हल निकालें। साथ ही अवाम में पाकिस्तान पार्टी भी है ना, एक उसने महंगी बिजली और ओवर बिलिंग के खिलाफ कल कराची में के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुतालबा किया है कि जब आवाम को बिजली मुफ्त नहीं मिलती तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। व्हिच मेक्स सेंस एब्सोल्युटली। बिल्कुल। आप लोड शेडिंग करते हैं, उसका बिल कम क्यों नहीं होता? कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना? डबल करते हैं तो वो बिल कम करो या लोड शेडिंग ना करो। तो 2-3 तजावीज़ है, एक अखराजात कम करे, टैक्स कम कर दे, एक अखराजात कम करे, ऋण कम कर दे। एक अगर हमको नहीं दे रहे फ्री बिजली और हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं तो फिर किसी को फ्री बिजली ना दो। वैसे ये कितनी सही बात है। मतलब इट इज कॉमन सेंस कि जब मुझे आपको किसी को फ्री बिजली नहीं मिलती तो फिर कुछ लोगों को क्यों मिलती है।
बहुत सी कॉमन सेंसिकल चीज़ें हैं जो इधर होती हैं, मतलब ये तो बताते हुए भी किसी को होता है कि भाई क्यों, लेकिन ये हो रहा है, तो इस पर क्या बात करें। फ़िलहाल आपको ये भी बता दें कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब हाल ही में चाइना के दौरे पर थे और तवक्को की जा रही थी कि शायद हुकूमत चाइनीज़ कंपनियों से बिजली के मुआहदों पर नज़रसानी की दरख्वास्त करेगी ताकि कुछ रिलीफ मिल जाए। वज़ीर ख़जाना कल मीडिया के सामने आए और बिजली के मुआहदों के बारे में जो वजाहतें दी वो खुद वजाहत तलब है। एब्सोल्युटली इसी तरह ही है। हाँ, इतना ज़रूर समझ में आया कि ना ही समझे, कोई ऐसी मज़ीद बात नहीं हुई। चाइनीज़ IPPs हैं, डेट की तो पेमेंट्स अभी चल रही हैं, लेकिन जो उनका ROE है वो बिकॉज ऑफ आवर FX सिचुएशन इट्स राइट नाउ वी आर बिहाइंड स्केड्यूल, तो बाय क्रिएटिंग सम स्पेस it actually becomes a win-win situation. So banker, I'm very careful. को restructuring और reprofiling में फ़र्क होता है। Restructuring means haircut. यहाँ haircut की बात नहीं हो रही है, यहाँ reprofiling की बात हो रही है, extension और maturities की बात हो रही है। Local कोई investor है या foreign investor है, अगर मैं unilaterally आपके साथ एक मुआहदा ख़त्म कर दूँ, ये आगे हम कैसे चलेंगे? उन्होंने हमारी बात सुन ली, उन्होंने acknowledge कर लिया और ये process था। वर्किंग ग्रुप्स बन जाएंगे और उसके बेसिस पे ये चलेगा। मेरे लिहाज से जो हमारी वहाँ बातचीत हुई है, बड़ी मुस्बत बातचीत हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। मौजूदा हुकूमत सियासी मामलात को जैसे तैसे हैंडल कर रही है, वो अपनी जगह, मगर नज़र आ रहा है कि बिजली से जुड़े मसाइल हुकूमत के गले की हड्डी या गले का फंदा बनते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथी हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना है, क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या मुतालबात हैं, एज़ इन बिजली के बिलों में या बिजली के नरखों में कमी के मुतालबात तो हैं, दीगर क्या मुतालबात हैं ये भी हम जानते हैं हैदर से। हैदर साहब बताइएगा, आज कब एक्सपेक्टेड है दूसरा राउंड मुज़ाकरात का? जी, ये मुज़ाकराती अमल है, आज ये इसका दूसरा ये मुज़ाकराती दौर शुरू हो रहा है और कमिश्नर रावलपिंडी के ऑफिस में ये दौर है। हुकूमत की जानिब से अताश तारड़ जो हैं उनके साथ 3 रुकनी जो कमेटी है वो बनाई गई है, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से नायब अमीर के साथ 4 रुकनी ये कमेटी है जो मुज़ाकरात कर रही है। जो 10 नुकात हैं इनके हुकूमत के सामने, उनमें सबसे पहला जो नुकता है वो ये कि जमात इस्लामी ने ये मुतालबा किया है कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रायत दी जाए। उन्होंने दूसरा ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम में भी खत्म और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को वापस लिया जाए। इसके अलावा एक और मुतालबा है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी की जाए और हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। इसके अलावा IPPs के साथ माहिदों का जो मामला है जिसका ताल्लुक बिजली की कीमतों से है, इन्होंने ये मुतालबा किया है कि IPPs के साथ माहिदों का अक्सरनो जायजा लिया जाए। इसके अलावा इन्होंने ये मुतालबा रखा है कि ज़राअत और सनत पर टैक्स जो किया है वो खत्म किया जाए और 50% उसका बोझ खत्म किया जाए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को खत्म करने का भी मुतालबा सामने आया है और इनका ये मुतालबा है कि मराद याफ्ता तबके पर टैक्स लगाया जाए। तो लिहाजा ये 4 रोज हो गए हैं इस एहतजाज या धरने को। आज दूसरा मुज़ाकराती दौर है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि हम मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं और मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, जल्द इसका मुस्बत नतीजा निकलेगा। इस हवाले से हाफिज नईम ने जमात इस्लामी ने नायब अमीर की सरबराही में जो कमेटी बनाई है वो मुज़ाकरात कर रही है। पहले दौर में यह मुतालबा सामने रखा था। अच्छा हैदर, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, ज़ाहिर एक तवील फहरिस्त है, कुछ पे शायद इत्तेफाक हो जाए, कुछ पे नहीं, हाफिज नईम साहब का अगला प्लान क्या है? क्या वो इसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे, क्या वहाँ धरना देंगे या यहीं कंटेन रहेंगे? कितने दिन धरना देने का प्लान रखते हैं? कुछ इस बारे में उन्होंने बताया, प्लीज़ आपसे शेयर करें। देखिए, उनकी जानिब से ये गुज़श्ता रोज भी कहा गया कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो ये हमारी एहतजाजी तहरीक या धरने की शुरुआत समझा जाए, हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इंदिया दिया था कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। याद रहे जब I-8 ब्रिज के पास जाकर उन्होंने धरना दिया था तो उसके बाद फौरन ही
उन्हें उनके साथ बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि लियाकत बाग की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन उनका की ये हिकमत अमली है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, मुतालबात नहीं माने जाते, तो मरी रोड से आगे बढ़ते हुए इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। और डी चौक के हवाले से इनने ऐलान तो कर रखा है कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो हम वहाँ तक जाएंगे। तो लिहाजा ये स्ट्रेटजी की शुरुआत है। तो इस हवाले से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत पर उम्मीद है कि भी इनका हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया सिराज जी फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। अच्छा जी, आगे जाके ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे इसी चीज़ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन द मीन टाइम मुल्क में आपको पता ही है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुज़ालिम किसी तौर कम नहीं हो रहे। इन फैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी रोज़ाना कोई ना कोई दिल दहला देने वाला वाक़या नया वाक़या जो है वो सामने आता है। नौशहर फ़रोज़ में वालिद, चचा और दीगर रिश्तेदारों ने खुला के लिए अदालत जाने वाली बेटी की, अब ये सुने, टांगें तोड़ दी। मतलब टांगें तोड़ दी लड़की की। नवाबशाह अस्पताल में दाखिल मुतासरा खातून सोबिया के मुताबिक इसका शौहर इस पर ना सिर्फ तशद्दुद करता था बल्कि बच्चों का खर्चा भी नहीं उठाता था। वालिदैन और रिश्तेदार इसे मजबूर कर रहे हैं कि वो जुल्म सहती रहे और बस खुला ना ले। मतलब बेशक तुम मर जाओ जाके, लेकिन खुला ना लो, तो लिहाजा उसको तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। कराची में नाना ने सगी नवासी को कुल्हाड़ी के वार करके, कुल्हाड़ियाँ हैं लोगों के घरों में, कराची शहर की हम बात कर रहे हैं जहाँ वो इंसानों को काट रहे हैं। मकतूला ने 1 साल पहले जामशोरों में पसंद की शादी की थी और वो कराची में रह रही थी। कराची के इलाके बहादराबाद में भाई ने बहन को इस बात पर कत्ल कर दिया कि वो अपने बच्चों के होते हुए दूसरे शौहर के इंतकाल पर तीसरी शादी की ख्वाहिशमंद थी। हालांकि उसको हर किस्म की आज़ादी है ये चॉइस करने की अपने लिए। हाफिज़ाबाद में 4 रोज़ पहले एक खातून पर जो जुल्म हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मियाँ बीवी अपनी 2 साला बेटी के साथ कहीं जा रहे थे और सुखेकी के करीब उन्हें डाकुओं ने रोका। पहले उनसे लूट मार की, बाद में खातून को करीबी खेत में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून का शौहर जब मुकदमा दर्ज कराने मुतल्लका थाने पहुँचा तो पुलिस हदूद का तनाज़ा लेकर बैठ गई और FIR दर्ज करने से इनकार करती रही। मुश्किल से FIR दर्ज हुई जब यहाँ कुछ लोग आए, ज़ाहिर है कुछ बीच बचा कराने के लिए, तो बात और आगे बढ़ी। मगर हम देख लें कि हमारे माशरे की क्या हकीकत है। हमारे यहाँ अभी भी पैदरशाही निज़ाम नाफिज है। अब लेट्स सी कि कुछ तब्दील होता है पंजाब में। खातून तब्दील होता है, ये जब हम ये बात करते हैं ना कि लेट्स सी कुछ तब्दील होता है, सॉरी टू से हम इधर बैठे हुए हैं, वी वुड लाइक टू गिव यू सम होप कि कुछ तब्दील होगा, लेकिन हमें तब्दील होता कोई इशारा नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर हमारी यहाँ ख़वातीन के आलमी दिन पर जो एहतजाज होता है, जो मार्च होते हैं, बाज़ लोगों को उनकी वजूहात नहीं समझ आती ना। ये जो सारे वाक़यात हमने आपको बताए हैं, ये हैं उनकी वजूहात। इसलिए होते हैं ये मार्च, इसलिए होते हैं ये एहतजाज, इसलिए साल में एक दिन लोगों को याद कराया जाता है कि हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है। सारा साल होता रहता है। 600 दिन भी होते हैं ना, तो साल में वो भी याद दिलाते रहो तो कम होंगे। इन एनी केस हम अपडेट लेना चाहते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हाफिज़ाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मोहम्मद ज़मीर। सबसे पहले तो ये इसी बात की अपडेट दे दें कि डकैती के दौरान खातून से ज़्यादती का वाक़या हुआ और फिर पुलिस ने क्या किया, ये हमें बात समझ नहीं आई कि ज्यूरिसडिक्शन पर लड़ाई स्टार्ट हो गई। जी, ये वाक़या 24 जुलाई की रात को उस वक़्त पेश आया जब चन्योट का रिहायशी शाहिद अली अपनी बीवी सुमेरा बीबी और 2.5 साला बेटी के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुखेकी से चन्योट जा रहा था कि रास्ता में उसे 3 नामालूम मसल्ला डाकू असला के ज़ोर पर यरगमाल बनाकर बांस के खेतों में ले गए, जहां एक डाकू ने उसकी बीवी के साथ ज़्यादती का इर्तिकाब किया और 2 डाकू उस पर असला तान कर खड़े रहे। इस वाक़े के बाद शाहिद अली ने 15 पर कॉल की, जो डिस्ट्रिक्ट ननकाना की पुलिस को ट्रांसफ़र की गई, लेकिन ननकाना की पुलिस ने यह कहकर कि ये हमारी हदूद नहीं बनती, कॉल को हाफिज़ाबाद ट्रांसफ़र कर दिया, जिस पर हाफिज़ाबाद के थाना सुक्के की पुलिस फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँची और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हिदायत पर निसफ घंटे के अंदर अंदर FIR का इंदराज कर दिया और उसी वक्त मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने पुलिस की 6 टीमें भी तश्कील दी और ख़ातून से ज़्यादती करने वाले एक मुलज़म का पुलिस ने खाका भी जारी कर दिया है। मुतासरा खातून के मेडिकल के बाद नमूना जात पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी लाहौर को भिजवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट भी हमें मौसूल हो चुकी है और पुलिस की इस वक्त 6 टीमें दिन रात काम कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हिना परवेज़ भट्ट ने भी हाफिजाबाद पहुंचकर मुतासरा खतून के अलावा DPO और डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है। मतलब दिस इज़ ट्रैजिक। ये मोटरवे वाला वाक़या तो आपको याद आया होगा, उसका एक्शन रिप्ले है, बस ये खेत हैं, मोटरसाइकिल है, मोटरवे नहीं है, ज़ाहिर गरीब एक ख़ानदान है। पकड़े लोगों को और सजाएं दे, मतलब व्हाट एवर इट टेक्स, अदरवाइज ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इससे ज़्यादा हम क्या बात करेंगे। हम जरा अपडेट दूसरे वाक़े की ले रहे जो कि नशर फ़रोज़ में हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने हमें ज्वाइन किया है। ये बात बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए समझना कि आपके शहर में मतलब एक बाप ने अपनी बेटी की टांगें काट डाली, ये क्या हुआ? इसकी भी देओ पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी, वालिद, चचा और दीगर रिश्तेदारों के तशद्दुद का शिकार सोबिया शाह अब नवाब शाह अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। सोबिया शाह को धमकियां मिल रही थी रिश्तेदारों की जानिब से, सिक्योरिटी खदशात थे उन्हें, जिस पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद के अहकामात पर SSP शहीद बेनज़ीराबाद ने 2 खवातीन पुलिस एहलकार समेत 6 एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस पिकेट अस्पताल में सोबिया शाह के हिफाजत के लिए तैनात कर दी गई है। मैं आपको बताऊं कि ये 3 रोज़ कबल वाक़या पेश आया था जब सोबिया शाह ने अपने शोहर के खिलाफ तलाक लेने के लिए नौशाफरोज की अदालत में पिटीशन दायर की थी, जिस पर उनके वालिद और दीगर रिश्तेदार उस पर नाराज थे और उन्हें धमकियां दे रहे थे कि आप पिटीशन से विथड्रॉ कर दें। लेकिन सोबिया शाह के इनकार पर उनके वालिद, चचा और दीगर रिश्तेदारों ने उनके घर पर हमला करके उनके दोनों जो टांगे हैं वो तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने 6 मुल्ज़िमान पर मुकदमा दर्ज किया। सोबिया शाह के वालिद, चचा को गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड अदालत से ले लिया है, जबकि 4 मुल्ज़िमान ने अदालत से जमानत ले रखी है। जी, यानी वो जो एक लाइन होती थी ना कि अब तुम अपने घर जा रही हो और वहाँ से तो बस तुम्हारी लाश ही उठेगी और वहीं वरना तुम वापस नहीं आ सकती है, एग्जैक्टली वही वाला सीन है कि तुम्हारा जनाजा उधर से ही उठेगा। कोई रिलीफ खातून को ना मिले और उसके बाद ना सिर्फ बाप, रिश्तेदार भी बीच में आ गए क्योंकि बड़ा कोई मेला लगा हुआ है, चचा भी बीच में आ गए। Who are all of you to decide? मुझे फिर बहुत तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं कि भाई ये मार्च क्यों होते हैं, ये एहतजाज क्यों होते हैं और कौन से हुकूक नहीं मिल रहे और कौन से जुल्म उठाए जा रहे हैं। मतलब वो रिश्ते जिनसे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलना है, चाहे वो आपका भाई हो, बाप हो, शौहर हो, नाना हो, चचा हो, मतलब इन लोगों के दरमियान तो आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए ना, या प्रोटेक्टेड महसूस करना चाहिए, आप अपने आप को आपको महफूज होने का एहसास होना चाहिए। आप उन्हीं से महफूज नहीं है, क्यों? क्योंकि आप औरत हैं। अच्छा, चूंकि आपने कोइंसिडेंटली नाना की बात की तो अगली खबर नाने से ही है। राहील सलमान हमें बता रहे हैं ये कराची में हुआ है कि कराची में एक नाना ने अपनी नवासी को मार डाला। मतलब अजीब और गरीब। हाउ डू यू फील कि आपका राइट है इसकी ज़िंदगी पे कि ये जिएगी मेरी मर्जी से, ये मरेगी मेरी मर्जी से, इसलिए मार्चेस कराची में एक तो ये नाना वाला वाक़या हुआ, फिर भाई बहन का भी एक वाक़या हुआ, बताएं ज़रा राहील। जी, कराची में इस किस्म के वाक़यात में गुज़श्ता कुछ दिनों में इजाफा देखने में आया है। हालिया चंद दिनों में जो है वो 4 अफराद इस किस्म के वाक़यात में मारे जा चुके हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही वाक़या पेश आया मंगोपीर के इलाके में, जहाँ पर एक कपल को जो है फायरिंग करके और कुल्हाड़ी के वार करके हलाक किया गया। उन्होंने पसंद की शादी की थी, इससे पहले वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे और उसके बाद फिर शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज अपने घर वालों की मर्ज़ी ख़िलाफ़ कोर्ट मैरिज करके वो मंगोपीर में छुपे हुए थे। उनके रिश्तेदारों को किसी तरह पता चल गया और उसके बाद फिर उनके रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचे और पुलिस हुक्काम के मुताबिक लड़की के भाइयों ने यह कत्ल किया और वाक़े के बाद से मुलजिमान फ़रार हैं। दूसरा वाक़या बादाबाद के इलाके में पेश आया है, जहाँ पर एक खातून को उसके भाई ने घर के अंदर फायरिंग करके मार दिया। खातून की 2 शादियाँ हो चुकी थी, दोनों शौहर इंतकाल कर चुके थे, जबकि वो 8 बच्चों की माँ थी और तीसरी शादी करने पर बज़िद थी। इसी मामले पर उसका अपने घर वालों से झगड़ा चल रहा था और खुसूसी तौर पर उसके भाई के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पुलिस हुक्काम ने बताया कि इसी बुनियाद पर उसने जो है वो फायरिंग करके बहन को हलाक किया और उसके बाद वो फ़रार हो गया। एक और वाक़या कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में पेश आया, जहाँ पर पसंद की शादी करने पर लड़की को उसके नाना ने कुल्हाड़ी के वार करके हलाक कर दिया। ये गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान पेश आने वाले वाक़यात हैं, जबकि इससे पहले भी कराची में इस किस्म के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल किए गए हैं और इस किस्म के वाक़यात में अमूमन
मुल्ज़िमान फ़रार हो जाते हैं और गिरफ्तारी नहीं हो पाती, और जब गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर किसी किस्म की कोई मिसाली सज़ा भी नहीं दी जा सकेगी। वैसे मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई शौहर अपनी बीवी के मरने के बाद कोई आदमी कोई तीसरी चौथी शादी करना चाह रहा और उसको कत्ल कर दिया जाए कि भाई ये क्यों कर रहे हो। मतलब एक खातून जो कि इट इज़ हर राइट कि वो करे शादी, उसको मार दिया। अच्छा, और उसके बाद दूसरी चीज़, मार के फिर भाग क्यों जाते हैं? भाई गैरत के नाम पे कत्ल कर रहे हो तो गैरतमंद तो रहो, खड़े रहो, ओन इट। भाग क्यों रहे हो? क्योंकि एसेंशियली डरपोक हैं, पता है कि गलत की है, मुझे ये बात इसलिए तो भाग रहे हैं। अच्छा, ये है ना, एजुकेशन नहीं है कि पता नहीं है, पता है कि ये काम गलत है, पता है कि हम कत्ल कर रहे हैं, हमारी कानून के हाथों पकड़ होगी, हमें सजा हो सकती है, हम अंदर जाएंगे, इसलिए तो भाग रहे हैं। सो क्या एजुकेट करें? मतलब कत्ल अगर कर ही रहे हो तो फिर देन स्टैंड बाय इट और कहो कि मैं कत्ल भी करूंगा और कर लो मेरे साथ जो करना है, मुझे फांसी पे चढ़ाना पड़े। बट नहीं, इतना तो नहीं है ना, अपनी जान तो प्यारी है। हम बहुत सारे वाकयात की हम बात कर रहे हैं, हाफिजाबाद का, नौशेरा फिरोज का और कराची शहर, जहां हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ज़रा ज़्यादा एक्सपोजर होगा, आदमी अगर रहते हैं तो बाहर काम पे जाते होंगे, वहाँ पे यहाँ पे ख़वातीन को आज़ादी है, जो मर्ज़ी पहने, जो मर्ज़ी काम करें। मतलब कराची इज़ अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, जितनी शहरी आज़ादियाँ इस शहर में हासिल हैं शायद किसी और शहर में उतनी ना आपको मिले, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक खातून जिसकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं, 8 बच्चे हैं, अब उसको कुछ मेच्योरिटी का लेवल तो उसका होगा। अगर वो किसी से शादी करना चाह रही है, वो आगे से उससे शादी करना चाह रहा है, वो म्यूचुअल कंसेंट है उनकी, तो आप कौन होते हैं बीच में डिसाइड करने वाले कि वो करे या ना करे? कितनी सिंपल बात है जो नहीं किसी को समझ आएगी, क्योंकि अना का मसला है। हम ये दिस इज अ गेम ऑफ पावर कि हम रूल करते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि तुम क्या करो। और ये पता है इख्तिलाफ है ना, आपको आप नाराज हो जाए ना, शक्ल देखें उसकी दोबारा नहीं, दिल में वो कलेजे में ठंड नहीं आएगी जब तक हम कत्ल नहीं करेंगे। आपके पास 100 और चॉइसेस हैं, लेकिन नहीं, हम कानून को हाथ में लेंगे। हम एसेंशियली आप डरपोक हैं, वरना अगर आपने कर ही दिया था ये तो फिर देन यू शुड स्टैंड बाय इट और भुगतें फिर उसके बाद जो आपको सजा मिलती है, लेकिन नहीं, हम वो भी नहीं करेंगे। ब्रेक। Okay, so Malala Yousafzai is clearly living her life क्योंकि she is in Paris और क्या क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं हमारे पाकिस्तानी एथलीट्स कंटिजेंट के साथ। आपको पता है बहुत डिग्निटरीज जो हैं वो बहुत ही नाम पेरिस ओलंपिक्स के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं, और ये जब हमने तस्वीरें मलाला, हर हस्बैंड एंड हमारे जो पाकिस्तानी गए हुए हैं स्पोर्ट्स पाकिस्तानी एथलीट्स हैं, उनसे मुलाकात भी की, उनकी हौसला अफजाई भी की, उनके साथ तस्वीरें भी बनवाई। और व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मुझे तो इतनी लाइवली पिक्चर्स लग रही हैं। हाउएवर हमारे से बहुत से बाहर हो चुके हैं अपने पहले ही राउंड के बाहर, ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। मुझे अफसोस थोड़ा सा ये हुआ, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस और बड़ा पाकिस्तान के बेस्ट थे ये, वहाँ गए हैं स्विमर्स की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, they did not even do their own best। एक होता है ना कि अपना रिकॉर्ड ही आप तोड़ दें कहीं जाके, they were not able to reach their own personal best। तो उसका मुझे आई एम सॉरी बड़ा अफसोस हुआ। अरशद नदीम नहीं नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो जरा सीरियसली प्रैक्टिस में और अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। ये भी है ना कि सारी उम्मीदें अरशद नदीम से ही रह गई हैं। अब्दुल्ला वो हमारे शो पे आते थे, एक रेसलर नाम बट, तो मैं उनका भी सोच रही थी, जब 1-2 बार हमारी उनसे बात हुई थी कि वो भी पहुंचेंगे, पता नहीं वो क्यों नहीं गए। अच्छा जी, वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के शूटर आज फिर एक्शन में होंगे। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 10 मीटर मिक्स टीम मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सो गुड लक टू गुलफाम एंड कशमाला। राइट। अच्छा जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे जमात इस्लामी का धरना जारी है, बिजली के बढ़ते हुए निर्ख बर्दाश्त के बाहर, बिजली के बिलों से आवाम दूसरी तरफ अजाब में मुब्तला हैं, आवाम का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो पीटीआई साथ साथ ये कह रही है कि भाई हम तो अब बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ बात के लिए तैयार हैं, और ये जो हुकूमत है ये तो मुस्लिम लीग नून है ये और पीपल्स पार्टी है जो चाहते हैं कि हमारे कभी ताल्लुकात ठीक ना हो और गलत फहमियाँ तो इन्होंने हमारे दरमियान पैदा की। ओके, तो हमने आपसे कहा था कि हम हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे। अब हमें ज्वाइन किया रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने, उनसे बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब, अब और कोई समझे ना समझे, आप जैसे हल्के की सियासत करने वाले लोग तो समझ ही रहे हैं कि बिजली के मामलात पर इस वक्त अवाम में काफ़ी गुस्सा है। 2013 में ऐसा गुस्सा पीपल्स पार्टी को ले डूबा था, बिल्कुल आपको याद होगा। तो इस बार ये आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है, इत्तेफाक करेंगे एटलीस्ट इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, गैस के बिलों की वजह से बहुत मुश्किल है। और
हम तो, मैं याद करवाऊंगा अब थोड़ी सी तल्ख बात, 2017-18 में ही कहते थे मत करेंगे एडवेंचर। वो मंसूबे जो $100 सोच कर लगाए गए, जब मुल्क में अदम इस्तेकाम हुआ, जब मुल्क में इस तरह के फैसले किए गए, इस तरह के आदमी को लाने के लिए फैसले किए गए जो पाकिस्तान की तबाही का बायस बना, वो उसी ने आम आदमी के घर का चूल्हा बजाया है। और इस डॉलर को जब 300 तक लेकर गया है तो हर चीज हाथ से निकल गई है। अभी इसमें कोई शक नहीं है कि इन बिलों को कम किए बगैर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये भी एक मैं बता दूं, ये कम करके दिखाएंगे। लोग कहते हैं नामुमकिन है, लोग ये भी कहते थे कि बिजली बनानी भी बड़ी नामुमकिन थी जब लोड शेडिंग थी, तब बनाकर दिखाई थी, अब इसकी कीमत कम करके दिखाएंगे। आपको इदराक है कि मुश्किल है, अब महंगाई है, टैक्सेस हैं, बिजली वगैरह जैसे अवामी मसाइल को कई सियासी जमातें कैश कराना चाहेंगी। अब जमात इस्लामी और अवामी पाकिस्तान पार्टी ने धरने शुरू कर दिए हैं, जल्दी दीगर सियासी जमातें भी प्रॉब्ली मैदान में होंगी। एहतजाज करने वालों में से कुछ तो मुज़ाकरात प्रॉब्ली मान लिए जाएँ, उनके साथ जो हों मुतालबात, कहीं ना कहीं नहीं भी माना जाएगा बहुत कुछ। तो क्या करेंगे फिर? ताकत इस्तेमाल होगी, मामलात बिगड़ेंगे, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, सारी सियासी जमातें जो हैं, जो गली मोहल्ले में किसी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती आजकल, वो भी इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ या उनके हकूक़ के लिए बाहर निकलने की इस सिचुएशन में आप ये कह रहे हैं कोशिश कर रही हैं, और वो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। मगर लोग जानते हैं कि कौन कर सकता है, किसने पहले करके दिखाया था। अल्लाह की मेहरबानी से हमारा अल्लाह पे तवक्कल है, नेक नीति के साथ पूरी कोशिश काविश अपनी सलाहियत के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ लगे हैं। इंतहाई कड़वे फैसले किए हैं जो हमारी सियासी पार्टी की जो 40 साल तारीख है उसमें ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसके बावजूद किए हैं कि एक तरफ पाकिस्तान अकेला खड़ा है और दूसरी तरफ अगर हम एक ऐसा रास्ता जो कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना सकता है, बिल्कुल मुश्किल फैसले किए हैं, मगर इसलिए किए हैं कि आने वाला वक्त आसान हो, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतरी का होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये आपको होता हुआ हर साल गुजरने के बाद तलाल चौधरी साहब ये बताएं कि वजारत बिजली से आपका बराह रास्त ताल्लुक चले हो या ना हो, आप इन मामलात को बखूबी समझते ज़रूर हैं, तो एक अरसे से बहुत करीब से देख भी रहे हैं। आपकी नज़र में क्या IPPs मुआहदों से मुतालिक कुछ किया जा सकता है? देखिए, IPPs के जो मुआहदे हैं, एक तो हमें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इत्मीनान को भी बहाल रखना है, हमने पाकिस्तान के लोगों का भी ख्याल करना है, पाकिस्तान के मुफाद का भी ख्याल करना है। इंशाअल्लाह ताला पहले वजीरे ख़जाना काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं और अब हमारे वजीरे जो बिजली हैं वो भी बैरून मुल्क के भी दौरे कर रहे हैं। इसीलिए हम पहले से कोई बढ़ के कोई फड़े नहीं मारना चाहते, हम मेहनत कर रहे हैं, नेक नीति से कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाया जा सके, और ये बनाया जा सकता है। हाँ, लोग कहते हैं नामुमकिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किया नहीं जा सकता। पहले भी हमने नामुमकिन को कई दफा मुमकिन बना के दिखाया है, अल्लाह की हुक्म से, अवाम के साथ से। अब भी इंशाअल्लाह ताला नून लीग इस नामुमकिन को मुमकिन बना के दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। ओके, लेट्स सी। काफी टाइम हो गया वैसे आप लोगों को कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको लग रहा है तो कर दें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भाई बताना आपको ये कि बांग्लादेश की सीरीज़ हमारी जो है, क्रिकेट की बात करेंगे हम, किसी और पॉलिटिकल मैच की नहीं, अगले मैच शुरू होने वाली है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के इंतखाब पर गौर जारी है और फैंस को बड़ी तब्दीलियों की तवक्को है। क्यों है? फैंस को, हाँ फैन है ना, आप फैन है, हम फैन है, हम सब फैन है। इत्तलात आ रही हैं कि जहां कुछ सीनियर्स को आराम दिया जाएगा वहीं कुछ नए खिलाड़ियों को भी टीम का हिस्सा बनाएंगे। टेस्ट स्क्वाड की तश्कील पर हतमी मुशावरत रवां हफ्ते कर ली जाएगी। सीरीज की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप अगस्त के दूसरे हफ्ते में लगा लिया जाएगा। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं, ये सारी बातें हम उन्हीं से पूछ लें तो बेहतर है। सोहेल इमरान, क्या तैयारियां हैं बांग्लादेश सीरीज के लिए, पहले तो ये बता दें, और खासतौर पर चेंजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शायद लोग भूल चुके होंगे कि पाकिस्तान टीम ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जो है वो कब खेला था, उनमें किन खिलाड़ियों ने शिरकत की थी, कितना 18 रुकनी स्क्वाड था, कौन कौन शामिल था। मेरा नहीं ख्याल कि अक्सरियत को भी इस बारे में पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं कि आखिरी टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक था सिडनी में, जो कि चौथे रोज ही खत्म हो गया था क्योंकि पाकिस्तान टीम 115 रन पर आउट हो गई थी और उसमें साइम अयूब का डेब्यू हुआ था, आमिर जमाल उसमें थे, हसन अली उसमें थे, अब्दुल्ला शफीक थे, डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट मैच था। तो ये जितने मैंने अभी पहले नाम लिए हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से, साइम अयूब, उनके बारे में अभी तक इतलात यही है कि वो शायद टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद हुरैरा जो हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। साहबजादा फरहान की भी बात हो रही है साथ साथ डार्बन में। जी, साहबजादा फरहान की भी बात हो रही है। हसन अली स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें कोहनी की इंजरी का सामना है, उस पर भी खासा वक्त दरकार है, रिहैब उनका होगा। वारविकशायर काउंटी की तरफ से उनका मुआहदा था और वो वारविकशायर काउंटी की तरफ से भी नहीं खेल सके थे। आपको याद होगा आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, ना सिर्फ बहुत ज्यादा विकेटें मिली थी बल्कि लेट ऑर्डर पर आकर उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की थी। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा के साथ मिलकर 80+ रन्स भी किए थे। उनकी भी थोड़ी सी फिटनेस जो है वो थोड़ी सी डाउटफुल है क्योंकि उनका भी वारविकशायर के साथ मुआहदा था और वो वारविकशायर की तरफ से पूरे मैचेस नहीं खेल सके थे। लेकिन अभी जो इतलात हैं उनके बारे में, जेसन गिल्स्पी जो हैं वो बड़े इंटरेस्टेड हैं उनको टीम में रखने के लिए, इसी वजह से उन्हें नेशनल क्रिकेट अकेडमी बुला लिया गया। वहाँ पर उनके थोड़े से टेस्ट वेस्ट होंगे और उसके बाद कोशिश यही है कि वो दस्तयाब हों इस सीरीज के लिए। जहाँ तक बाकी जो सीनियर प्लेयर्स की बातें हो रही हैं, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और नसीम शाह को लेकर, एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको NOC जारी नहीं किए, ये कह करके पाकिस्तान टीम के आइंदा सीजन में जनवरी तक टेस्ट मैचेस बहुत ज़्यादा जो कि 9 हैं, जिनमें से मैक्सिमम पाकिस्तान में खेले जाने हैं टेस्ट मैचेस, जिसमें 2 बांग्लादेश, 3 इंग्लैंड और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ जनवरी में है, जबकि 2 टेस्ट मैचेस के लिए साउथ अफ्रीका जाना है। इसलिए उनका वर्कलोड मैनेजमेंट, ताकि वो ताज़ा दम रहें, तो उन्हें NOC जारी नहीं किए गए लीग्स। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये नहीं लगती कि इन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया जाएगा। एक तरफ तो आपने उनको NOC ये कहकर जारी नहीं किए कि आपको हम अवेलेबल हैं आप टेस्ट मैचेस के लिए और अब आप उनको बाहर बिठाएंगे, तो ये कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरी में तो नहीं आ रही है ये बात, इसलिए मैं तो उनको टीम में सिलेक्ट होता हुआ देख रहा हूँ। बाकी जितने भी मैंने नाम लिए हैं कुछ आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से आप हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में फ़हीम अशरफ भी गए थे, नुमान अली भी थे वहाँ पर मौजूद थे, और ये खिलाड़ी तो बिल्कुल कतन ये अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। थोड़ी सी न्यू लुक टीम हमें नजर आएगी परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद के ऊपर इस स्क्वाड में तब्दीली। कुछ फैसले अभी ऐसे भी हैं जो हुए नहीं हैं और फिटनेस और परफॉर्मेंस एज एन फिटनेस को प्राइमरीली देखकर फैसले किए जाएंगे कैंप्स में। डेफिनेटली कैंप में ये भी है कि दूसरे हफ्ते में जब ये जेसन गिल्स्पी वतन वापस आ जाएंगे और तमाम खिलाड़ियों को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस टेस्ट होंगे और उसमें तमाम यो टेस्ट भी है, दूसरे आपके कार्डियो के और दूसरे जितने भी स्ट्रेंथनिंग टेस्ट हैं वो तमाम तर टेस्ट होंगे इस स्क्वाड की। और एक दफ़ा फिर वही वाला सिलसिला शुरू होगा जो कि 2-3 साल से रुका हुआ था कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ करते थे, और वो फिटनेस टेस्ट होंगे और उसी की बुनियाद के ऊपर टीम सिलेक्शन भी होगी। और उसके साथ साथ जो करंट फॉर्म है, जो क्योंकि एक बड़े लंबे वक्फे के बाद टेस्ट मैच होने जा रहा है पाकिस्तान टीम का और आगे लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। तो ये जी बहुत कुछ देखने बाकी है ज़मीन में भी। We're going to see you tomorrow जी। That is it for today. It's just the start of the week. Bye.